अशिया का इस्तेमाल हिंदुस्तान की तहजीब और सकाफत में एक खास मकाम रखता है। रिवायत के एतबार से धात का इस्तेमाल मजहबी अहमियत का हामिल है। ऋग्वेद जैसी कदीम मजहबी किताब में कई जगहों पे इसका जिक्र मौजूद है। हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसी कदीमी तहजीबों में भी धात की मूर्तियां और बर्तनों के नमूने मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल कई रसूमात के लिए किया जाता था। तवारीखी किताबों में देखा जाए तो धात से अशिया बनाने का तरीका वाज़ेह है। गुप्ता अहद में लिखी गई एक अहम किताब इसी मौजू पे वजाहत के साथ रोशनी डालती है। शिल्प शास्त्र नामी इस किताब में मुरक्कब धातुओं से अशिया बनाने के तरीके और इससे जुड़ी चीजों का जिक्र मौजूद है। धातु से जुड़ी ये रिवायत कई अदवार से गुजरते हुए और कई मंजिलों को पार करते हुए मौजूदा वक्त में मुख्तलिफ नामों से जाने जाने लगी। हिंदुस्तान में इस रिवायत को ढोकरा नाम से जाना जाता है। आज के एपिसोड में हम इसी दिलचस्प फन और इस जैसे ही दिलचस्प फनकार से आपकी मुलाकात करवाएंगे। सफर की शुरुआत करते हुए रुख करते हैं हरियाणा के फरीदाबाद इलाके का, जहां ये फन खुलूस के साथ परवान चढ़ रहा है और बेहतरीन हाथों में महफूज है। जनाब सुभाष अरोड़ा ढोकरा के आला तरीन फनकारों में शुमार किए जाते हैं। 55 साला सुभाष अरोड़ा जी 30 बरस के कामयाब तजुर्बे की जीती जागती तस्वीर हैं। इस लंबे अरसे के तजुर्बे के पीछे एक इंतहाई दिलचस्प कहानी छुपी है। तिजारती घराने से ताल्लुक रखने वाले सुभाष अरोड़ा जी की इत्तेफाकी मुलाकात ने उन्हें एक आम इंसान से एक माहिर फनकार बनने की राह पे गामजन किया और उनकी तर्ज जिंदगी में खासा बदलाव लाया। आप बीकॉम की तालीम हासिल कर रहे थे जब आप इत्तेफाकन प्रगति मैदान में एक ढोकरा कारीगर से मिले, जिसके हुनर से आप काफी मुतासिर हुए और इस फन को सीखने का फैसला किया। 1978 में आपने अपने आबाई काम को अलविदा कहते हुए बस्तर के कबायली कारीगरों के बीच में रहकर ढोकरा फन की बारीकियों को समझा और सीखा। सीखने के बाद आप इस फन को एक मखसूस इलाके की सरहदों से निकालकर मुल्क की दारुल हुकूमत तक ले आए। इब्तिदा में आपकी रिहाइश दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में थी। अपने रिहायशी घर में ही आपने ढोकरा के फन में सीखे हुए गुण आजमाने शुरू कर दिए। जूं-जूं वक्त गुजरता गया, आपकी मेहनत में शिद्दत और काम में नफासत आती गई। काफी दिक्कतों और आजमाइश का सामना करते हुए आपने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया और एक अजीम फनकार बनकर सामने आए। कुछ ही अरसे बाद
आपको नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। इंट्रोड्यूस प्रगति मैदान में कुछ इसके क्राफ्ट्समैन आए थे, 1 महीने की ट्रेनिंग थी, तो 1978 में, तो वहाँ से शुरुआत हुई। 1 महीने की उनसे ट्रेनिंग लेके फिर जो है आगे और सीखने के लिए फिर बस्तर गए, वहाँ से शुरुआत हुई। आज जो है बस्तर जो छत्तीसगढ़ का ज़िला है, वहाँ का ट्राइबल एरिया है, वहाँ से ट्राइबल जो इसके क्राफ्ट्समैन है, मतलब 1978 में वहाँ पे गया तो दिक्कत तो थी, वहाँ पे लाइट नहीं थी और बाकी चीज़ें फैसिलिटी नहीं थी। फिर उनके लोकल गांव में रहे, जो खाना खाते थे वही खाना खाया, एकदम बिना मसाले तेल वगैरह का, तो आदत पड़ जाती, लेकिन जुनून था काम का, सीखने का शौक़ था। अनजान लोगों के बीच आप जा रहे हो, बड़ा मुश्किल है ना फिर, लेकिन फिर वो जिद के आगे फिर वो बोले कि जाओ देखते हैं। रिस्क था कि वो लोगों ने सुना होता कि आदिवासी इलाकों में बलि दे देते हैं, लोगों की बलि दे देते हैं, तो फिर भी मैंने जिद के आगे सब झुक गए, मेरे पेरेंट्स भी। वहाँ से सीखने के बाद फिर दिल्ली वापस 1980 में फिर मैंने यहाँ शुरू किया। पहले तो एक शौक़ था, ये शौक़ के लिए छत्तीसगढ़ गए, तो वहाँ से सीखा वहाँ से, और फिर प्रोफेशनल बनाया उसको। पुराने जमाने से ही ढोकरा फन मुख्तलिफ तहजीबों में किया जाता था और हर मुल्क की तहजीब तमद्दुन और सकाफत की झलकियां धातु के इस कदीमी फन में देखने को मिलती हैं। इस फन का जिक्र न सिर्फ कदीमी हिंदी दस्तावेजात में बल्कि मगरबी तहजीब के मुस्तनद अदीबों की किताबों में भी मिलता है। ये फन यूनान, चीन, मिस्र, लातीनी अमेरिका और यूरोप में भी अलग अलग नामों से मशहूर हुआ है। फ्रांस में इसे सेरा पर्ड्यू के नाम से जाना जाता है। मुख्तलिफ नामों से मशहूर ये फन हर जगह एक ही तरीक़ेकार से अंजाम दिया जाता है और इस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हुए भी ये फन हर जगह यकसा है। माहिरीन के मुताबिक ढोकरा फन 5000 साल पहले से हिंदुस्तान में मौजूद था और इसका सबूत मोहनजोदारो की खुदाई के वक्त मिली तांबे की एक मूर्ति के तौर पर मिला। इस फन के बनाने का तरीका रिवायती है और आज तक उसमें कोई खास बदलाव नहीं आया है। ढोकरा क्राफ्ट में कोई फिगर्स बनानी है या कोई पैनल्स बनाने हैं ढोकरा में, तो सबसे पहले उसको मोम से बनाया जाएगा। मधुमक्खी की मोम से पहले उसको मोम का बनेगा, फिर उसके बाद मोम का बनने के बाद उसको मिट्टी से इसको कवर करना पड़ेगा। मोम की छाप जो है मिट्टी में आ जाए और उसका डाई बन जाती है। उसको सुखाने के बाद भट्टी में डाल देते हैं। भट्टी में पकाने के बाद फिर मेटल को, ब्रास को मेल्ट करके फिर उसमें डाला जाता है। डालने के बाद फिर वो जब ठंडा हो जाता है, ऊपर से उसको मिट्टी को तोड़ देते हैं, तो फिर अंदर से ब्रास का वो निकल आता है। ब्रास का निकल आता है, फिर जो है उसकी सफाई, कटाई, छिलाई और अपना पॉलिश वगैरह होता है। तो उसके बाद लकड़ी की फ्रेम में फिट होता है। लॉस्ट वैक्स प्रोसेस कैसे कहते हैं इसको, और बेल मेटल कास्टिंग ऐसा ही बोलते हैं। एक तो होता है कि सॉलिड अगर बनाना है तो सिर्फ उसमें वैक्स का ही कहीं इस्तेमाल होता है। खाली वैक्स का मॉडल बनाने के बाद उसको उसके ऊपर मिट्टी लगा के उसको कास्टिंग कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि अगर आपको मेटल ब्रास बचाना है या ज़्यादा भारी आप नहीं चाहते हैं, कि ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा भारी नहीं जाता है, तो उसके लिए फिर आपको पहले मिट्टी का बनाना पड़ेगा। कोई भी फिगर बनानी, पहले मिट्टी का ढांचा बना दें, उसके बाद फिर उसको मोम से कवर कर दें। तो उससे होगा ये कि वो हल्का बनेगा और उसमें पीतल महंगा होता है, इसलिए तो पीतल कम लगेगा और थोड़ा सा कास्टिंग भी उसकी जो है प्राइस भी कम आएगा, लागत कम आएगी। माना जाता है कि ढोकरा फन बंगाल के मकामी कबीले ढोकरा दामर के लोग किया करते थे। इसी वजह से इस फन का नाम इस कबीले के नाम पे पड़ा और ये फन ढोकरा फन के नाम से मशहूर हुआ। ये कबीला झारखंड से होते हुए बंगाल और ओडिशा तक फैला। आज के वक्त में ये फन ज्यादातर
छत्तीसगढ़ के कबायली इलाकों में करते हुए देखा जाता है। तकरीबन 100 साल पहले झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाकों से ढोकरा कबीले के लोगों ने शुमाली और जनूबी हिंदुस्तान की तरफ हिजरत की और इस तरह से ये फन हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में फैल गया। पहले जो है आम जितने भी छत्तीसगढ़ के क्राफ्ट्समैन हैं या हम भी जो है सिर्फ गांव के दृश्य के ऊपर ही बनाया करते थे, जो गांव में जो देखा गांव के सब्जेक्ट के ऊपर। तो फिर जो है जो लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर हमने रामायण या महाभारत उसके ऊपर सीरीज बनाई। पहले छोटे स्केल में काम होता था, अब लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बड़े स्केल में, अब लोगों के घर बड़े हो गए हैं तो कहते हैं हमें बड़ा चाहिए। अभी जैसे मेट्रो स्टेशन IN ने मेट्रो स्टेशन पे हमें आर्डर दिया मिनिस्ट्री ने कि बड़े पैनल्स चाहिए, तो बड़े पैनल्स को देखने का लुक ही अलग है लार्ज स्केल में, तो बड़ी चीज़ों में लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है। फिर और नया सोचा तो महात्मा बुद्ध के ऊपर सीरीज निकाली, महात्मा बुद्ध के ऊपर। अब सोच रहे हैं कि गांधी जी के ऊपर जो है एक पूरी सीरीज, पूरी स्टोरी बनाई जाए पैनल्स के अंदर, उसको बड़े फ्रेम में लगाया जाए कहीं पब्लिक प्लेस पे। अब ये उसमें गांव का कोई दृश्य नहीं होगा, खाली गांधी जी के लाइफ के ऊपर और जितने हमारे पुराने महापुरुष हैं उनके ऊपर सीरीज बनाई जाए। जनाब सुभाष अरोड़ा जी ने इस फन की तरक्की की समत कदम बढ़ाते हुए आदिवासी शिल्प नामी एक इदारे की बुनियाद रखी, जिसके वजूद का मकसद न सिर्फ फन को फरोग देना है बल्कि कारीगरों की हर मुमकिना इमदाद करना भी है। आपका इस फन के साथ ताल्लुक काफी गहरा है और हमेशा से ही इसके हक में तकदव करते नजर आते हैं। आज ये इदारा कई कारीगरों को अपने हुनर का मुजाहरा करने के लिए मौके फराहम करता है और इनकी हौसला अफजाई के साथ साथ एक मुनासिब जरिया माश का जामिन भी है। ढोकरा क्राफ्ट को अगर आपको कुछ और आगे बढ़ाना है तो, और जैसे पुराने छत्तीसगढ़ के हैं आर्टिजन, उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। मैंने तो ये देखा है, अच्छा उनको गाइड करने वाला मिल जाए कि सब्जेक्ट कैसे चेंज करना है, स्टाइल कैसे चेंज करना है, तो उनकी भी जो है अच्छा उनका विकास हो सकता है। लेकिन कोई गाइड करने वाला हो, उनके पास सब कुछ है, रॉ मटेरियल भी है और काफ़ी कारीगर भी हैं, पॉपुलेशन है कारीगर की, लेकिन उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है कि ऐसा काम करें, ये स्टाइल बनाएं, ये इस सब्जेक्ट के ऊपर काम करें तो आपको अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा। अचीव ये करना, सपना तो ये है कि नए डिज़ाइन बनाएं जो लोगों ने आज तक देखे नहीं हैं, वो स्टाइल और नया स्टाइल डेवलप करें और जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो सब्जेक्ट बनाएं, उस सब्जेक्ट पे पैनल्स बनाएं, नए सब्जेक्ट, मतलब जो लोग भूल गए हैं, भूले बिसरे, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, और उन पे सीरीज बनाई जाए, बनाई भी है और उस पर बनाई जाए, और जिनको लोग आम समझते हैं लेकिन आम नहीं है और पीतल में बना दे तो वो चीज़ खास बन जाती है। इन बस्तर, वहाँ हमारी वर्कशॉप है, वहाँ से सामान बनवाते हैं, पापा डिज़ाइनिंग करते हैं, वो जाके वहाँ से सामान बनवाते हैं। हमारे पास ज़्यादा ऑर्डर आता है, बल्क में ऑर्डर आता है, तो हम उनको यहाँ बुला लेते हैं, उनकी पूरी फैमिलीज़ को। तो हम अपने सामने डिज़ाइनिंग करवा के, अपने सामने उनकी भट्टी लगती है, पूरी सारा प्रोसेस हमारे सामने होता है। जब ज़्यादा बल्क में ऑर्डर मिले तब, अगर छोटा मोटा ऑर्डर है 2000 पीस, 1000 पीस, तो फिर हम यहाँ डिज़ाइनिंग करते हैं और फिर वहाँ से सामान आता है। ढोकरा फन कई तरह की सजावट वाले सामान में किया जाता है। लकड़ी के बने फ्रेम पर मुख्तलिफ डिजाइनों के बने ढोकरा के पैनल फिट किए जाते हैं, जो कि घर में लगाए जाने वाले डिवाइडर्स, आईने के किनारों में और कई दीगर अशिया की शक्ल में फरोख्त किए जाते हैं। जनाब सुभाष अरोड़ा जी के हाथ की बनी अशिया हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि बाहर के कई ममालिक में घरों और कारोबारी इदारों की जीनत बढ़ा रही हैं।
दिल्ली के नामवर इदारे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स यानी IGNCA में आपके हाथों से बने ढोकरा के नमूने फरोख्त के लिए देखे जा सकते हैं। आपके हाथों की तख्लीक शुदा अशिया में कदीम और जदीद दोनों तरह के डिजाइनों की छाप मिलती है। तजुर्बे और इल्म के रहते आप लोगों की पसंद और नापसंद का सही अंदाजा रखते हैं। आबाओ अजदाद से मिले तिजारती तजुर्बे और तख्लीकी मादे के रहते आप अपने दोनों बेटों के साथ इस काम को शिद्दोमत से जारी सारी रखे हुए हैं। एक्चुअली मैं अपने फादर को सपोर्ट करता हूँ इस बिज़नेस, मार्केटिंग करना, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, नई नई जगहों पर एक्सप्लोर करना, वो सारा मैं संभालता हूँ। मार्केटिंग हम पहले क्लाइंट्स ढूंढते हैं, हमारे एग्जीबिशंस लगते हैं अब्रॉड यूरोप कंट्रीज़ में, एंड लास्ट हमारा लगा था नॉर्वे में, तो हमने वहीं से हमको तो 2-3 क्लाइंट्स मिले थे, तो उनके साथ फिर हमारी अच्छी डीलिंग हो गई। वो डीलिंग है और वो दिन है और आज का दिन है, वो क्लाइंट्स हमारे साथ हैं, उनका और हमारा अच्छा मतलब रिलेशन बन गया। अब तो सीखा था मैंने, मेरे से मगर जितना वो कर पाते हैं उतना नहीं कर पाता मैंने ट्राई करा था वैक्सा बनाने का, जितना वो क्लियरली करते हैं इतना मेरे से नहीं हो पाता। एक मार्केटिंग करता हूँ, मेरी पूरी कंसंट्रेशन मार्केटिंग की तरफ है। अब पापा ये करते हैं तो मैं बाहर का संभाल लेता हूँ। जनाब सुभाष अरोड़ा जी की अनथक कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि ढोकरा फन में कबायली बुनियादों पे किए जाने वाले खूबसूरत काम के साथ साथ जदीद तर्ज के डिजाइन भी बरूए कार लाए गए। इस तरह इस फन को आज के वक्त में खासा मकाम अता हुआ और इसे पूरी दुनिया में माना जाने लगा। आज के वक्त में इस फन के मद्दाह लाखों की तादाद में मौजूद हैं और ढोकरा की अशिया को बड़े फख्र से अपने घरों की जीनत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके इन पुरखुलूस ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने में दिल्ली हाट जैसे इदारों ने खासा ताउन दिया है। दिल्ली हाट जो है पूरे इंडिया का हॉट स्पॉट है, एक एज ए हैंडीक्राफ्ट मंडी की जैसा, क्योंकि वहाँ पर हर स्टेट्स के आते हैं और आर्टिजन डायरेक्ट जो है कस्टमर उनसे ले सकता है, वो भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे, क्योंकि बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता, ना कोई बीच में ब्रोकर है, तो अच्छी चीज़ सीधा आप आर्टिजन से ले सकते हैं, तो बहुत अच्छी जगह है वहाँ पे। हाँ, दूसरे स्टेट्स में होना चाहिए दिल्ली हाट, जिससे जितना और भी मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेट्स हैं, बॉम्बे है, बेंगलोर है, कलकत्ता है, वहाँ पे ऐसे दिल्ली हाट जैसे सेंटर प्लेस में ऐसे खुलने चाहिए। अभी मैं देखती हूँ जब से दिल्ली हाट बना है बहुत यंग जनरेशन जाते हैं ज़्यादातर, तो यूथ, मैं खुश हूँ कि हमारे काम से यूथ इसकी तरफ आ गए हैं, तो खाना पीना भी होता है, कॉफ़ी चाय भी होता है, और उसके साथ आप ये भी देख लो, कारीगरी भी देख लो, इतना महंगा नहीं है, तो सब लोग खरीदने लगते हैं। ऑल यंग पीपल, ऑल स्टूडेंट्स, सब लोग बोलते हैं दे लव टू गो टू दिल्ली हाट। तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ क्रिएटिंग एन एटमोस्फियर। द मॉल फील्स लाइक फन, व्हाई शुड अ मार्केट प्लेस फील डेड और डर्टी? कई इदारे अगरचे जनाब सुभाष अरोड़ा जैसे फनकारों की इज्जत अफजाई करने में जुटे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये इक़दामात फन और फनकारों के लिए काफी नहीं है। चाहे वो हुकूमत का सुस्त रवैया हो या लोगों का इन रिवायती फनून की तरफ से मुंह फेर लेना, ये अजीम विरसा हर लिहाज से किनारा कश हुआ जा रहा है। गवर्नमेंट को यह है कि एग्जीबिशन लगाने का उनको फ्री ऑफ कास्ट जगह दी जाए, आर्ट गैलरी वगैरह, तभी फिर अगर आप, क्योंकि क्राफ्ट्समैन के पास ऐसे इतना पैसा नहीं है कि 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए आर्ट गैलरी लेके उसकी एग्जीबिशन लगाए। अगर एग्जीबिशन लगाने का उनको जगह मिल जाती है अच्छी जगह पे सेंटर प्लेस में, गवर्नमेंट की तरफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे, स्पॉन्सर उसके लिए आर्ट गैलरी का खर्चा वगैरह वो उठा लें, तो क्राफ्ट्समैन जो है फिर अपना सामान वहाँ डिस्प्ले कर सकता है। एग्जीबिशन का खर्चा अगर गवर्नमेंट उठाए तो। अब जैसे जो मॉडर्न आर्ट करते हैं,
उनको उनकी बहुत वैल्यू समझते हैं, उनको काफ़ी रिस्पेक्ट्स की निगाहों से देखते हैं। तो अब ये क्या है कि बनाने वाले ज़्यादा हैं, उनकी बैकग्राउंड गांव की है, वो लोग सोचते हैं कि ये गांव के बनाने वाले सिर्फ कॉपी करते हैं, जो मॉडर्न आर्ट वाले कॉपी नहीं करते हैं, उनका एक पीस जो भी पीस बनाएंगे वो अलग अलग होता है। और गांव वाले जो पेंटिंग भी बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, कुछ आयरन में या पीतल में बनाएंगे, वो कॉपी होती है। वैसे हज़ारों पीस बन चुके होते हैं, इसलिए उनको रिस्पेक्ट थोड़ी कम मिलती है। उनकी अपनी क्रिएटिविटी बहुत कम होती है, अपनी क्रिएटिविटी, अपना स्टाइल डेवलप करने वाले बहुत कम आर्टिस्ट हैं। फिर उनकी रिस्पेक्ट भी होती है, अगर अपना डिज़ाइन डेवलप करें और अपनी क्रिएशन डालें तो उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है। और लेकिन कॉपी करने वाले, परंपरा से जो बनता आ रहा है उसी को बनाने वाले ज़्यादा हैं, चाहे पेंटिंग हो, चाहे किसी टेक्सटाइल की एम्ब्रॉयडरी हो, ये जैसे मधुबनी पेंटिंग है वो बनता रहा वैसे ही बनाते आ रहे हैं। अपना कुछ करेंगे तो उनको रिस्पेक्ट मिलेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि अशिया की फरोख्त में इजाफे की वजह से बाजारों में मांग बढ़ जाती है। इसके पेश नजर कई कारीगर मयार के साथ समझौता भी करते हैं और ये बात फन के लिए काफी नुकसानदेह है। It's important to promote Indian handicrafts because, to be very honest, that's what India is all about. In the sense, right from the time, being born in India itself is a big exposure to handicrafts. India is full of color and skilled artisans and all. And I think promotion of Indian handicrafts is actually promoting India in various forms. At the same time, there's this huge population in India which is surviving on their skill sets of various art forms. And the only way we can kind of support them is by promoting it outside India, or within India also for that matter, amongst the upper masses. It's not only about the customers, it's also about the artisans themselves. Even the artisans do have a very closed mind to it, probably because the exposure which they have is not very wide. They are limited to that level of exposure which they've picked up from their ancestors. Yeah, another thing which a lot of artisans are not able to think beyond is that when you discuss quality with them, their instant reaction is, ये तो handicraft है, ये तो ऐसा ही रहेगा. That's not the way it is. If out of 10 pieces you can make 3 pieces which have a good finish, then why can't the balance 7 pieces also be closer to perfection? Charge 10 rupees extra if you want, charge 100 rupees extra if you want, but bring out good quality pieces, because at the end of the day it's not about people appreciating the handicraft, people appreciating color, people appreciating various forms of art. It's about utility. कई मुश्किलों और दुश्वारियों के रहते जनाब सुभाष अरोड़ा जी ने अपना सफर जारी रखा और एक मुअस्सर शख्सियत के तौर पर उभर कर सामने आए। कई कदरदान आपके फन के मुरीद तो हैं ही, साथ ही साथ आप अपनी औलाद के लिए भी बाइसे तरकीब हैं। ये सब चीजें हर लिहाज से आपकी कामयाबी का सबूत देते हैं। आपके बेटे आपका नाम लेते हुए फख्र महसूस करते हैं। आई फील प्राउड, ही इज माय फादर। बहुत खुशी हुई थी जिस दिन अवार्ड मिला था। हम छोटे छोटे थे, हम तालियां मार रहे थे पापा को जब अवार्ड मिल रहा था 93 में। बहुत अच्छा फील हुआ था मेरे को। अगर सिंगल वर्ड में डिस्क्राइब करना है तो आई विल से इनोवेटिव, कैन से फैबुलस पर्सन। ही इज इनटू आर्ट लाइफ। फैमिली से दूर रह के भी स्ट्रगल करके भी उन्होंने जो आज ये मकाम पे पहुंचे हैं, तो हैट्स ऑफ टू हिम। आई गेस एवरीथिंग इज द शॉर्टेस्ट वर्ड। सब कुछ है उनके लिए, लाइवलीहुड है, उनका इंटरेस्ट है। ही डू इंस्पायर्स मी, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम अगर मैं उनका आर्ट अलग रखूं, ही हिमसेल्फ इज अ फैबुलस पर्सन। आप उनके साथ कंटिन्यूसली 4 घंटे बात कर सकते हैं ऑन अ सिंगल टॉपिक। ही हैज गॉट इतना स्टफ टू डिस्कस। जितना दिलचस्प आपका फन है, उतना ही दिलचस्प आपके काम करने का अंदाज भी है। आपके कायम करदा इदारे में काम सीखने वाले कारीगरों की सुने तो आप निहायत ही मज़ाहियत तबीयत के मालिक हैं और आपका उनकी तरफ रवैया मोहब्बत भरा है। मेरा नाम राकेश कुमार है, उत्तर प्रदेश यूपी से हूँ। सुभाष अरोड़ा के यहाँ काम करता हूँ। मेरे को 5 साल हो गए करते हुए। सुभाष अरोड़ा जी मेरे को बहुत अच्छे लगे और ये मेरे को कला सिखाए, फोटो फ्रेम बनाने का,
मूर्ति बनाने का, कैसे फ्रेम फिट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सब मेरे को पता है। ये हमारे गुरुजी हैं। हम काम करते हैं, फिर वो घर में ही करते हैं। जब कि हमें ये नहीं पता चलता कि हम घर हैं या फैक्ट्री में हैं, कहीं भी हैं, हम अपने घर पे ही जैसे काम करते हैं इनके यहाँ। और 5 साल हो गए। व्यवहार इनका बहुत अच्छा है। जो चीज़ है हर चीज़ बताते रहते हैं हमें कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। इनसे हमको बहुत अच्छी सीख मिली और हम आगे और बढ़ना चाहते हैं। जनाब सुभाष अरोड़ा जी की जहानत और आपके कारीगरों की मेहनत की जुगलबंदी देखते ही बनती है। हुनर, तजुर्बे, तख्लीकी माते और काबिलियत की कई और तस्वीरों से रूबरू कराता हुआ हमारा ये अनोखा सफर आगे भी जारी रहेगा और आपको बहुत सारे सुनहरे हाथों से मिलवाता रहेगा। इसी अज़्म के साथ आपसे विदा चाहते हैं कि फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। लड़को आओ, चलो मस्त